Welcome, friends. Now we are to start a new act today. The name of the act is the Arbitration and Conciliation Act 1996. Friends, this is again one of the crucial act and very important to understand, plus very easy to understand, and this is a type of act which is also useful to us in our day-to-day life. So let's, friends, have an understanding with respect to this particular act. Now, friends, as you know that whenever you learn any act with me, then we always have a habit of bifurcating, segregating, classifying an act into various parts. What's the intention behind bifurcating? So that we can take lectures part by part. You can always correlate with the parts and it also helps in categorizing the same. So friends, this act is bifurcated by me into 5 parts. Part A, B, C, D, E. 5 parts. The very first part is बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम यहां पे समझने वाले। जैसे फ्रेंड्स, हम कोई भी सरफाइश या कोई भी एक ले तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत थॉरली स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट? वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम यहां पे देखेंगे। सेकंड इज arbitration agreement. Third is arbitration tribunal. Better word is arbitral. The better word is arbitral tribunal. Part D is arbitration award, and part E is conciliation. This is how we are going to move, and I can also add one more part because एक आंसर है इसके अंदर, तो let us just add it. Part F, that is mediation. So these are, friends, the parts in this particular chapter. Now friends, just for the sake of our understanding, थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए मैं हमेशा पूरे एक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को ए करके लिखूंगा. सो इट स्टैंड्स फॉर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ऑलवेज वेयर इन माइंड. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को मैं ए टी करके लिखूंगा. आर्बिट्रेशन अवार्ड को ए डब्ल्यू ऐसा करके मैं हमेशा लिखूंगा. तो प्लीज बेयर दिस इन माइंड, राइट? नाउ फ्रेंड्स, let us try to create the base of this particular act. Friends, apart from understanding this act from this particular video lecture, you can refer to Naukar material, or you can also refer to ICI spiral or ICI module, or you can refer to any reference book you want to refer. But हम क्लासरूम में जो लिख रहे हैं वो पहले आपको मेरे साथ साथ लिख लेना है. उसको रीड करने के बाद आप कहीं से भी रीड करोगे, classroom material will be more than sufficient, more than what is given in any other book. So first, हमेशा आपको classroom material देखना. Point number 2, कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है वो सब हम इस एक्ट के लास्ट लेक्चर में देखेंगे इन अ स्ट्रेटेजी लेक्चर. Point number 3, this is a subjective act. आप फ्रेंड्स मेरे साथ साथ ये लिखते होगे. Act is
सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने जब आपको सेबी पढ़ाया या सरफाइशी पढ़ाया तो मैंने ऐसा बता दिया था, ऐसा हो तो ऐसा, वैसा हो तो वैसा। सो इफ दिस कंडीशंस आर फुलफिल्ड इट इज लाइक सो, एल्स इट इज लाइक दिस। बट दिस इज सब्जेक्टिव एक्ट। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कहूंगा कि यू कैन डू दिस बट यू कैन ऑल्सो डू दिस। जैसे फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो मैं ऐसा कहूंगा कि जब भी आर्बिट्रेशन होता है, इन दैट सिचुएशन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी जो पैनल होती है जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करेगी, वो जनरली ऑड इन नंबर होती है। यानी एक इंसान आर्बिट्रेटर हो सकता है, 3 इंसान की पैनल हो सकती है, 5 इंसान की पैनल हो सकती है। तो इसके ऊपर से आप क्या डिराइव करोगे कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेशन की जो पैनल होती है, इट इज ऑलवेज ऑड इन नंबर। पर उसके बाद मैं ऐसा कहूंगा इट कैन ऑल्सो बी इवन इन नंबर। आप बोलोगे सर एक मिनट, पहले आपने कहा इट शुड बी ऑड इन नंबर एंड बाद में आप कहते हो इवन इन नंबर। यस, दिस एक्ट इज लाइक सो, इट इज वेरी सब्जेक्टिव। सो फ्रेंड्स, थोड़ा हमें उस एक्ट को उस तरीके से समझना होगा। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, वंस इफ यू आर क्रिस्टल क्लियर विथ द बेसिक कॉन्सेप्ट, द पार्ट ए, आई गिव यू श्योरिटी दैट आपको इस एक्ट को समझने में कोई तकलीफ पड़ेगी नहीं। बट वेरी क्रूशियल इज व्हाट? अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। So now friends, not wasting our time, we are starting with the basic concepts. And मैं आपको याद दिलवा दूं फ्रेंड्स कि हम जब भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो वो नॉर्मली कोई जगह से नहीं होते, वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कुछ एग्जांपल्स बना के मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज का लेक्चर जब आप देखते हो उसके बाद अगर मैं आपको एंड में बताता हूं तो ही आपको उतने पेजेस कहीं से भी देख रहे हैं, अदरवाइज आपको और कुछ आज ये लेक्चर के अलावा देखने की जरूरत नहीं। खाली आपको ध्यान क्या रखना है, आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, दैट इज कंपल्सरी। Right? So it will help you later on to revise this particular act. Now friends, let us start with the part A of the act. हम बहुत सारी चीजें यहां पे समझेंगे। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? देन आर्बिट्रेशन जो होता है, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, सो ऑलवेज रिमेंबर आर्बिट्रेशन इज अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो डिस्प्यूट होना जरूरी है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? Boys and girls enter into one गुड्स अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ था कि गर्ल्स बॉयज को गुड्स देगी एंड बॉयज गर्ल्स को कंसीडरेशन दे। ऐसा दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो फ्रेंड्स, हम यहां पे ये जो गुड्स का अग्रीमेंट हुआ है एंड ये बॉयज एंड ये गर्ल्स को क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, यहां पे हम जो ये गुड्स का अग्रीमेंट हुआ है उससे हम
प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, यानी उसे हम मेन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरली इट इज इन परस्यूएंस ऑफ Indian Contract Act. And friends, बॉयज एंड गर्ल्स को हम कहते हैं पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. सो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूरे एक्ट के अंदर इसे शॉर्ट में पीसी कहूंगा. एंड इसे पीटीसी यानी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कहूंगा. सो फ्रेंड्स ध्यान में रखना कि हम कुछ अलग अलग एग्रीविएशंस का इस एक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं. मैं आपको एंड में एक पूरा लिस्ट भी दे दूंगा कि हम कौन कौन से एग्रीमेंट्स एब्रीविएशंस का यूज कर रहे हैं. जैसे एक हमने यूज किया था आगे ही अगर आप देखो तो खास करके एक हमने यूज किया था आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, दूसरा हमने यूज किया था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तीसरा हमने यूज किया था आर्बिट्रेशन अवार्ड, चौथा हम यहां पे यूज कर रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा हम यूज कर रहे हैं पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. So friends, bear in mind these are the various abbreviations which are being used. I also noted down, so I'll make a list of it at the end. Now what happens, friends? ये आपने आई थिंक सो लिख लिया होगा. सो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि बॉयज और गर्ल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था. बॉयज ने अपनी रिक्वायरमेंट लिखी थी, गर्ल्स ने भी अपनी रिक्वायरमेंट लिखी थी, जिसमें गर्ल्स ने बॉयज को प्रॉमिस किया था कि गर्ल्स विल प्रोवाइड गुड्स टू बॉयज एज बॉयज डिमांडेड. एंड एक बार गुड्स मिलेंगे तो बॉयज विल मेक द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू गर्ल्स. अब क्या हुआ? इफ boys are aggrieved. फ्रेंड्स एक हमने परस्यूएंस का मतलब होता है अकॉर्डेंस, अग्रीव्ड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड. राइट. तो इफ बॉयज आर अग्रीव्ड with performance of girls, कोमा, तो फिर क्या सीधा बॉयज कोर्ट में चले जाते हैं, सीधा झगड़ा करते हैं? नो, कोमा, बॉयज टू लॉन्च अ कंप्लेन इन राइटिंग टू गर्ल्स. सो अगर बॉयज गर्ल्स के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो इन दैट सिचुएशन बॉयज गर्ल्स को एक शिकायत करेंगे इन राइटिंग. नाउ डिड गर्ल्स टूक cognizance of complaint में, यानी क्या गर्ल्स ने उस कंप्लेन को ध्यान में लिया? कॉग्निजेंस का मतलब टू टेक इनटू अकाउंट. तो क्या गर्ल्स ने
बॉयज की कंप्लेन को कंसीडर किया? दो सिचुएशन हो सकते हैं, यस नो। अब अगर गर्ल्स ने बॉयज की शिकायत को ध्यान में लिया और कंसीडर भी किया, तो फिर वॉज कंप्लेंट रिड्रेस? शिकायत को सुनना खाली इंपॉर्टेंट नहीं, सुनना तो जरूरी है, पर उसका सॉल्यूशन लाना भी जरूरी है। रिड्रेस्ड का मतलब होता है, यानी क्या, शिकायत को सॉल्व किया। वापस से दो सिचुएशन हो सकती है, हाँ एंड ना। अगर हाँ तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज गर्ल्स ने कंप्लेन को सुना ही नहीं, उसको सॉल्व भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पर अगर कंप्लेन को सुना ही नहीं, आई मीन सॉल्व ही नहीं किया, या फिर तो फिर यानी कंप्लेन को एक्सेप्ट किया पर कंप्लेन को सॉल्व नहीं किया, या फिर बात को सुना ही नहीं, then in that situation friends there arises a dispute। तो फ्रेंड्स क्या होता है, डिस्प्यूट। एंड इस डिस्प्यूट को हमें क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है। सो फ्रेंड्स नाउ व्हाट विल हैपन, अब डिस्प्यूट का हमें क्या करना होगा, डिस्प्यूट को हमें रिजॉल्व करना होगा। अब अगर हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए देयर आर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के अलग अलग क्या होते हैं, मैकेनिज्म्स। इन मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें, तो दो प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं। एक है लिटिगेशन, जो अक्सर हम यूज करते हैं कोर्ट में जाना, कोर्ट के अंदर झगड़ा करना, दैट इज लिटिगेशन। एंड अनदर इज फ्रेंड्स alternate dispute resolution mechanisms, ADRM, और एक एब्रीविएशन। And what are the examples of this alternate dispute resolution mechanisms? Then one is arbitration. This can also be used as a valid short form. Not a valid short form, but in our notes we will use it. One is arbitration. इसके शॉर्ट फॉर्म को थोड़ा चेंज कर देते, AR कर देते, बिकॉज ए में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। Arbitration. The another is conciliation. The next is mediation. The
Next can be ombudsman, लोक अदालत एक्सेट्रा. सो बेसिकली दो प्रकार की चीजें होती है. वन इज द लिटिगेशन जिसमें कोर्ट में जाके हम झगड़ा करते हैं, या फिर उसके ऑल्टरनेट में देयर इज एडीआर, दैट इज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें हम कोर्ट में नहीं जाते पर हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का प्रयास करते हैं. अब फ्रेंड्स ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, पर शॉर्ट में अगर हम डिफरेंस देखें तो फिर हम इतना अभी के स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि व्हेन देयर इज अ लिटिगेशन इट इज सॉल्व्ड बाय the Code of Civil Procedure 1908, right? And ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन है, that can be solved by Arbitration and Conciliation Act 1996. Arbitration and Conciliation Act 1996. So friends, हमने क्या देखा? अगर आप देखो तो दो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बॉयज ने गर्ल्स को शिकायत की, गर्ल्स ने अगर ना मानी तो डिस्प्यूट हुआ. डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए या तो हम लिटिगेशन कर सकते हैं या तो फिर हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म पे जा सकते हैं. अब फ्रेंड्स एक शॉर्ट में अगर मैं आपको डिफरेंस समझाऊं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ लिटिगेशन एंड व्हाट इज एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल. ये कोई लिखने वाला एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ समझने का एग्जाम्पल है, राइट? एक फैमिली है एंड उस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स है, पेरेंट्स है एंड टू चिल्ड्रन, दो बच्चे रहते हैं. अब एक बार हुआ क्या, देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन फादर एंड बिग सन, यानी जो बड़ा बेटा था और फादर के बीच में एक बार झगड़ा हुआ. अब दो अलग अलग लोग हैं जिसके पास हम ये झगड़ा लेके जा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम किसके पास गए, स्मॉल सन के पास. तो अगर हम स्मॉल सन के पास जाते हैं तो स्मॉल सन क्या करेगा, छोटा बेटा, आज की जनरेशन जो है वो दोनों को सुनेगे, दोनों को एकदम झगड़ा इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एन एग्जाम्पल कि छोटा बच्चा है वो पापा को सुनेगा, बेटे को सुनेगा, फिर बेटे ने कुछ कहा होगा, राइट, और वो बाद में दूसरी बार कुछ अलग कहता है तो वो छोटा बेटा रोकेगा, नहीं 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 नहीं, याद करो ब्रदर यू टोल्ड समथिंग लाइक दिस अर्लियर, या पापा को कहेगा पापा पहले भाई ने ये कहा था, अब देखो ये बदल रहा है. सो दैट स्मॉल सन इज डूइंग एवरीथिंग इन आर्बिट्रल मैनर, यानी वो चीजों को आर्बिट्रेट करने की, यानी आर्बिट्रल मैनर में वो काम कर रहा है, यानी कि ए हुआ दो हुआ ये सब चीजें, बिकॉज उसका अल्टीमेट एम क्या है, टू कम एट अ फाइनल कंक्लूजन वेयर वन विन्स एंड अदर लूजेस.
पर इससे क्या होगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल फादर गलत है, तो बेटा बेशक फादर को गलत कहलाएगा, इसके कारण क्या होगा, बात सॉल्व तो हो जाएगी पर वो रिलेशनशिप टूट जाएगी। इसकी जगह पे अगर हम ये बात को ग्रैंड पेरेंट्स के पास ले जाते तो वो नॉन आर्बिट्रल रहते हैं, यानी उन्हें पता है कि पापा गलत है, पर फिर भी वो क्या करेंगे, अगर पापा कुछ अलग बोल रहे, पापा कुछ कहना भूल गए, तो वो नजरअंदाज करेंगे, बिकॉज सी दे नो दैट दिस थिंग नीड्स नो फाइनल कंक्लूजन, इट नीड्स अ सेटलमेंट। यहां पे वो लोग इस डिस्प्यूट को क्या करवाना चाहते हैं, सेटल करवाना चाहते हैं। वो जानते हैं ये डिस्प्यूट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशनशिप। डिस्प्यूट के बाद ये रिलेशनशिप टिकनी चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अगर पापा गलत है और सन सही है तो भी ग्रैंड पेरेंट्स इस तरीके से सॉल्यूशन लाएंगे, जैसे छोटा बेटा है तो वो हमेशा क्या कह देगा, डैड इज रॉन्ग, तो इसके कारण क्या होगा, डैड के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होगा, डैड के ईगो को हर्ट होगा। पर पेरेंट्स क्या करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स इस तरीके से समाधान लाएंगे, सॉल्यूशन लाएंगे, जिससे बेटे के सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि ना पहुंचे और पापा के ईगो को भी कोई नुकसान ना हो। इस तरीके से वो सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हो। यहां पे पूरा कॉन्फ्लिक्टिव प्रोसेस होगा, झगड़ा, सबूत, ये वो, एंड यहां पे एकदम एमिएबल यानी फ्रेंडली तरीके से समाधान लाने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी टफ वर्ड्स है तो उसको मैं लिखता हूं पहले, पर उसके बाद पर्पल पेन इंक से मैं जो लिखता हूं वो उसके मतलब है, सिंपल मतलब है, जिसे आप आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे इन सेपरेट डिक्शनरी। यूज तो आपको मेन वर्ड ही करने पर आपके रेफरेंस के लिए वो वर्ड्स का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने जो ये दो अलग अलग सिचुएशन देखे, तो बस उसमें आप समझ लो कि जब आप छोटे बेटे के पास डिस्प्यूट लेके जाते हो तो इट इज लाइक लिटिगेशन। ये तो ब्रीफ में अंडरस्टैंडिंग है, फिर तो डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, लिटिगेशन। और जब आप ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हो तो इट इज नोन एज व्हाट, आर्बिट्रेशन। अब हम थोड़े समय के लिए सब आर्बिट्रेशन का ही सब कुछ समझेंगे, राइट? बाद में हम आएंगे व्हाट इज कंसीलिएशन एंड एवरीथिंग। पर दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन। सो फ्रेंड्स, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर हमें धीरे धीरे इसे पढ़ना शुरू करना है। अब फ्रेंड्स, एक और, ये मैंने खाली आपको एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग दिया। अब मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं। एक अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग वन अगर हम ले, फिर इज दिस, इसको हम कहेंगे some error, इसको हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग वन। जो ये पूरा हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक अंडरस्टैंडिंग दी, इट इज अंडरस्टैंडिंग वन। फिर एग्जाम्पल तो कुछ
ये तो कुछ लिखने लायक है नहीं, ये तो खाली एग्जाम्पल है. नाउ लेट अस फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, that is understanding two. Let us try to understand understanding two. आप साथ साथ लिखते भी जाना, लिखते लिखते आपको पता चल ही जाएगा. In India, any arbitration is governed by Arbitration Conciliation Act 1996, read with Indian Contract Act 1872. These two acts together provide the legal framework to govern and regulate arbitration in India. यानी फ्रेंड्स इंडिया के अंदर दो कानून है, एक आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 एंड दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो हमें एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे इंडिया में आर्बिट्रेशन गवर्न होता है. फिर फ्रेंड्स क्या हुआ, in 2015 the arbitration and conciliation Amendment Act 2015 was passed. तो एक नया कानून, अमेंडेड कानून पास किया गया which is based on UNCITRAL model law. What is, friends, this UNCITRAL model law? Let me just give you an understanding. United Nations Commission on International Trade Laws. So friends, UNCITRAL. This is UNCITRAL, United Nations Commission on Trade Laws. तो फ्रेंड्स क्या हुआ, इसके कारण हुआ क्या फ्रेंड्स, 2015 के पहले हमारा जो इंडियन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट था, इट वाज हैविंग ए डोमेस्टिक लेवल, बट आफ्टर 2015 इट स्टार्टेड हैविंग एन इंटरनेशनल लेवी. Pre-amendment Arbitration and Conciliation Act 1996
was not having international enforceability. But post amendment, Arbitration and Conciliation Act 1996 has international enforceability, that is Indian, that is Indian awards, any judgment can be enforced also in foreign. So friends, this needs to be taken into consideration. मैं चाहूंगा कि आप इसे भी खाली एक बार लिख ले. दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग टू. सो पहले इसकी एनफोर्सेबिलिटी खाली डोमेस्टिक थी, पर अब बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट इट्स एनफोर्सेबिलिटी इज इंक्रीज्ड. नाउ it is having not only domestic levy but it is also having an international levy. So this is very important thing to note, friends, that it is now having an international levy too. Now friends, let us have the next understanding, that is understanding 3, जहां पे हम एकदम डिटेल में दो चीजों को बाइफरकेट करने का प्रयास करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन. तो हमेशा पहले मैं लिटिगेशन के बारे में कहूंगा, फिर मैं आर्बिट्रेशन के बारे में कहूंगा. और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये तो हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं. आर्बिट्रेशन के एक एक पॉइंट पे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल अंडरस्टैंडिंग आएगा. सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स. Understanding 3, the difference between arbitration and conciliation, that we need to understand now. Now friends, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं खाली ड्रॉ कर लेता हूं. हम खाली कुछ पेजेस ले लेते हैं.
सो मैंने डिफरेंस के लिए टेबल को तैयार कर लिया है। नाउ हम दो चीज, एक तो पॉइंट यानी किस पॉइंट्स के ऊपर हम इन डिफरेंस को समझने वाले हैं। पहले हम लिटिगेशन को लेंगे एंड उसके बाद हम उसे कंपेयर करेंगे विद आर्बिट्रेशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है लीगल फ्रेमवर्क। यानी फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एग्जाम्पल ले लेते हैं गुड्स वाला, तो लीगल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होंगे। तो अगर लिटिगेशन होता है तो सबसे पहले यानी लेट अस से जो था गर्ल्स की कंपनी थी, राइट, जिन्होंने ये गुड्स खरीदने का ऑर्डर दिया था, तो व्हाट विल हैपन, जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो तो आएगा ही, साथ साथ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी आएगा, एंड उसके साथ साथ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 आएगा। एंड अगर उसके सामने अगर फ्रेंड्स आर्बिट्रेशन है तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, पर उसके साथ साथ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन 1996 वाला एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ। एक जगह पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और दूसरी जगह पे आर्बिट्रेशन पे। मैंने आगे दो क्यों लिखे, बिकॉज जो अदर लॉज है, मान लो कोई बैंक के साथ डिस्प्यूट हुआ है तो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 विल कम इनटू पिक्चर, तो उनके जो बेसिक लॉज है वो तो आएंगे, उसके अलावा दिस एक्ट्स विल आल्सो बी एप्लीकेबल। is existence of agreement to resort to dispute resolution needed। यानी क्या लिटिगेशन हो तो क्या हमने मेन कॉन्ट्रैक्ट में लिटिगेशन के में जाएगा ऐसा लिखा होना चाहिए? देन द आंसर इज नो, बट हियर इट इज यस, इट इज मैंडेटरी टू हैव ए। फ्रेंड्स, व्हाट इज ए? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। सो जब तक फ्रेंड्स आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हमने नहीं किया होगा तब तक हम कभी भी आर्बिट्रेशन में जा सकते नहीं है। सो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। फिर फ्रेंड्स कौन कौन सी मैटर्स के अंदर झगड़ा हो तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर लिटिगेशन। एनी मैटर्स, कोई भी मैटर हो फ्रेंड्स, आप उसे हमेशा लिटिगेशन में ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज फार एज आर्बिट्रेशन इज कंसर्न, all matters except non-arbitral matters
यानी कुछ नॉन आर्बिट्रल मैटर्स है फ्रेंड्स जिसको आप आर्बिट्रेशन में ले जा सकते नहीं हो, जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंसेस। कोई क्राइम हुआ तो उसका आर्बिट्रेशन नहीं, उसमें आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। मैट्रिमोनियल इश्यूज, हस्बैंड वाइफ के बीच के झगड़े हो तो यू नीड टू ऑलवेज गो टू कोर्ट। गार्डियन को अपॉइंट करने के रिलेटेड कोई झगड़े हुए हो तो कोर्ट। टेस्टामेंट्री इश्यूज हो कोर्ट। प्रॉपर्टी की मॉर्गेज शूट्स के मैटर हो तो कोर्ट। यानी कुछ मैटर्स है नॉन आर्बिट्रल, जैसे कि क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, टेस्टामेंट्री, ऐसी सब मैटर्स है। टेस्टामेंट्री यानी विल रिलेटेड मैटर्स, तो ये सब नॉन आर्बिट्रल है, यानी इसको आप आर्बिट्रेशन नहीं कर सकते। इसके लिए कंपल्सरीली आपको कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट इज एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है डिसिसिव, सोचने वाली अथॉरिटी। एडजुडिकेशन अथॉरिटी कौन होगी? तो लिटिगेशन में कोर्ट्स होते हैं या ट्रिब्यूनल, यानी हम हमारा झगड़ा लेके कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाते हैं, जबकि यहां पे वी गो टू यानी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, न्यूट्रल पर्सन होते हैं, वो एक या अनेक हो सकते हैं। अनेक हो तो हम उसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं, एक हो तो आर्बिट्रेटर कहते हैं। कई बार एक आर्बिट्रेटर को भी हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं, यानी जो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उन्हें हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं। ये सब फ्रेंड्स आप सोचोगे सर ये डिटेल में तो समझाओ, तो फ्रेंड्स आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है, ये सब हमें डिटेल में समझना है। पर आज के लेक्चर में नहीं, दैट ऑल थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड इन अ सेपरेट पार्ट। फ्रेंड्स अभी तो हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करें, फिर हम इसमें डिटेल में जाएंगे। फिर जो एडजुडिकेशन में जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अगर कोर्ट हो तो हम उन्हें जज कहते हैं, ट्रिब्यूनल हो तो हम उन्हें जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स कहते हैं। फ्रेंड्स हमने जो सेबी और एनसीएलटी हर एक जगह देखा था कि देयर आर टेक्निकल मेंबर्स, देयर आर जुडिशियल मेंबर्स, तो वो कहते हैं। जबकि आर्बिट्रेशन में जो इंसान इन्वॉल्व होता है, जो न्यूट्रल पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम आर्बिट्रर कहते हैं, जो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स लिटिगेशन में जज होते हैं एंड आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर्स होते हैं। फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ साथ ये डिफरेंस लिखते जाओगे। मॉड्यूल में बहुत छोटा सा डिफरेंस दिया है जो हम कल देखेंगे, हम ये एकदम डिटेल में अभी डिफरेंस यहां पे देख रहे हैं। फिर फ्रेंड्स प्लेस ऑफ एडजुडिकेशन, यानी जो झगड़ा हुआ है उसको सेटल करने के लिए हम कहां जाएंगे? तो लिटिगेशन में हम जाते हैं प्लेस डिसाइडेड बाय कोर्ट, जबकि आर्बिट्रेशन में प्लेस म्यूचुअली डिसाइडेड बाय
पार्टीज टू, जिसे मैं शॉर्ट में पीटीए कहूंगा। पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली कौन सी जगह पे मिले, कौन सी कोर्ट में जाइए, सब कोर्ट डिसाइड करता है, जबकि आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज डिसाइड करते हैं। यानी मान लो दोनों डिसाइड कि हम सीसीडी में मिलेंगे, तो आर्बिट्रेशन में चलता है, कोर्ट में ऐसा चलता नहीं है। देन फ्रेंड्स, टाइम ऑफ एडजुडिकेशन। तो टाइम डिसाइडेड बाय कोर्ट, यानी कि हम कोर्ट को कह सकते हैं इस सैटरडे में फ्री है, हम आ जाएंगे, नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगा। जबकि आर्बिट्रेशन में जो टाइम होता है, आपको ऊपर से पूरा ब्रैकेट ही ले लेना है, इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। यानी अगर दोनों पार्टीज सैटरडे को फ्री, आर्बिट्रेटर अवेलेबल है, तो दे विल गो फॉर ऑन सैटरडे। सो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटी, यानी जैसे कोर्ट है तो कोर्ट में जज या मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड हियर इट इज पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, दिस अ डिफरेंस फिर फ्रेंड्स, जो फाइनल आउटकम आता है लिटिगेशन में, उससे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, या फिर उसे हम जजमेंट कहते हैं। वी टेल इट एज जजमेंट, राइट। जबकि यहां जो फाइनल आउटकम आता है, उससे हम आर्बिट्रेशन अवार्ड कहते हैं। सो लिटिगेशन में ऑर्डर, यहां पे अवार्ड। एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ आउटकम, यानी इंडियन कोर्ट का ऑर्डर हो तो उससे अगर आपको फॉरेन में इंप्लीमेंट करना हो तो आपको फॉरेन कोर्ट का भी सपोर्ट चाहिए। सो इंडियन कोर्ट के ऑर्डर इज इंप्लीमेंट हैविंग डोमेस्टिक लेवी, पर आर्बिट्रेशन हैज अवार्ड एज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो फ्रेंड्स यहां पे मैं आपको कहूंगा, ये अगर आपको समझ में ना आए, बिकॉज पता है यूनिसेट्रल मॉडल लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो आप प्लीज रेफर करें अंडरस्टैंडिंग 2 को, जो इसी चीज के ऊपर पूरा बेस्ड है। नेचर एडवर्सरियल। एडवर्सरियल क्या मतलब, क्या होता है फ्रेंड्स, वो नहीं झगड़े वगड़े करना, XYZ चीजों को करना, वो सब चीजें। तो ये जो होता है वो प्योरली एडवर्सरियल होता है। मीन्स लिटिगेशंस होते हैं वो हाईली एडवर्सरियल, नहीं सबूत, झगड़ा वगड़ा, चश्मदीद गवाह को पेश करना। जबकि आर्बिट्रेशन होता है वो लेस एडवर्सरियल होता है। इंटेंशन क्या होता है लिटिगेशन में, आप जब जाते हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्ट्राडिक्शन, विन एंड लूज, यानी एक पार्टी जीतेगी तो एक पार्टी निश्चित आ रही। क्या आज तक ऐसा कोई केस हुआ दोनों पार्टी जीत गए हो? नो। बट यहां पे क्या होगा, एक फ्रेंडली सॉल्यूशन लाने की इच्छा होगी। विन नहीं, विन एंड विन, विन विन सिचुएशन लाने की जब बात आती है, तो फ्रेंड्स वैसी जो चीज होती है उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। याद करो वो फादर एंड सन का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था वो।
तो दोनों को यहां जिताने की जो बात आती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन। फिर फ्रेंड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी। लिटिगेशन में कोई मैटर जाता है तो क्या वो कॉन्फिडेंशियल होता है? नहीं। कोर्ट के मामले होते हैं, कोर्ट के मामले कोई भी देख सकता है, इट इज पब्लिक एट लार्ज। बट आर्बिट्रेशन होता है, उसके बारे में और कोई नहीं जानता, सिर्फ दो पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर, एंड बाकी किसी को इन्वॉल्व किया होगा तो वही जानते हैं, बाकी कोई लोग उसको जानते नहीं है। प्लस फ्रेंड्स टाइप ऑफ प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, एंड हाईली फॉर्मल प्रोसेस। यानी कोर्ट के जो पूरे रूल्स है, इंडियन पिनल कोड के अंदर जो कुछ बताया गया 100% सच फॉलो होगा। मेरा केस हो तो भी एक कोर्ट एक तरीके से सॉल्व करती है, आपका केस हो तो भी एक तरीके से सॉल्व करती है। तो हर एक के केस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इट इज फ्रेंड्स वन एंड द सेम। वो क्या होता है? एक समान होता है फ्रेंड्स, वो अलग अलग होता नहीं है। उसी तरीके से बट व्हेन इट कम्स टू आर्बिट्रेशन, it is purely subjective since this curved, इसका मतलब क्या? तो आप देख सकते हैं म्यूचुअली डिसाइडेड बाय पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय पार्टीज टू यू कैन से आर्बिट्रेशन, एंड इट इज इनफॉर्मल इन नेचर। यानी ये इतना फॉर्मल नहीं होता, ये थोड़ा क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। फिर फ्रेंड्स पर्सन टू पर्सन ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस अलग अलग रहता है। अब फ्रेंड्स हम और कुछ पैरामीटर्स की बात करें, लास्ट बेसिक पैरामीटर्स। तो कितना कॉस्ट लगता है, कितना समय इन्वॉल्व होता है, डिफेमेटरी यानी मान सम्मान को हानि पहुंचे वैसा, रेफरेंस टू अदर डिसीजंस, एंड लास्ट चैलेंज ऑफ आउटकम। तो फ्रेंड्स कॉस्ट, लिटिगेशन में कॉस्ट वेरी हाई, टाइम वेरी हाई, डिफेमेटरी वेरी हाई। डिफेमेटरी यानी मान सम्मान को हानि। जैसे लोगों को पता चला, मान लो मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने किसी के ऊपर केस किया, तो भी लोग मेरे बारे में भी कुछ भी बोलेंगे, कोर्ट तो बाद में जजमेंट पे आता है, लोगों के जजमेंट शुरू हो जाते हैं। सो मान सम्मान को बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। क्या हमारे लिटिगेशन में हम दूसरे ऑर्डर्स का सपोर्ट ले सकते हैं, या हमारा ऑर्डर दूसरे को हेल्प में आ सकता है? यस। कैन वी चैलेंज द आउटकम? यानी अगर लिटिगेशन का कोई आंसर आता है तो क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं फर्दर? यस। जबकि आर्बिट्रेशन की बात करें तो उसका खर्चा कम होता है, उसका खर्चा कम होता है, राइट फ्रेंड्स। टाइम भी कम, डिफेमेटरी भी कम। आप क्या दूसरी जगह पे उसका रेफरेंस ले सकते हो बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन में। एंड क्या वी कैन चैलेंज द अवार्ड? यस, बट ऑन वेरी लिमिटेड ग्राउंड। सो जनरली जो अवार्ड होता है वो फुल एंड फाइनल होता है। बहुत कम से कम सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? उसे चैलेंज कर सकते हैं। So this is friends the understanding with respect to arbitration and conciliation act। हमने बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लिया जिसमें फ्रेंड्स हमने सबसे पहले आप फ्रेंड्स लिख लो, शायद से आपका लिखना ही बाकी होगा। हमने सबसे पहले यहां पे एक बेसिक एग्जांपल लिया अंडरस्टैंडिंग 1 में। अंडरस्टैंडिंग 2 में फ्रेंड्स हमने ये देखा कि इसकी अब यूनिवर्सल एनफोर्सिबिलिटी है। एंड फ्रेंड्स एंड में हमने शॉर्ट में
आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन या लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हमने यहां पे समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर आपको आर्बिट्रेशन में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप टेंशन मत लेना, ये तो हमने खाली डिटेल में डिफरेंशिएट किया। अब इसके एक एक पॉइंट को हमें नेक्स्ट लेक्चर से समझना शुरू करना है कि हाउ इट इज गोइंग टू रियली अफेक्ट इट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डिफरेंसेस। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलवा दूं खाली कि हमने कुछ एब्रीविएशंस का उपयोग किया था, तो वो एब्रीविएशंस कौन से हैं तो वो भी हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। The short forms used in this particular discussion. तो उसको भी हम लिख लेते हैं। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, आप भी ध्यान रखना इसका। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट यानी कॉन्सेप्ट, ट्रिब्यूनल यानी जो आर्बिट्रेशन करते हैं वो, एंड अवार्ड यानी द फाइनल आउटकम। आप मेरे साथ साथ ये लिखते रहना। पीसी मुख्य कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, P2A, parties to arbitration, EDRM, alternate dispute resolution mechanism, AR यानी आर्बिट्रेशन, सीओ यानी नॉर्मली कंपनी होता है, यहां पे इस एक्ट के अंदर इट विल बी कंसीलिएशन, एसीए आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996, UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Laws। So friends, all these are the abbreviations जो हमने अभी तक इस एक्ट के अंदर यूज किए। तो मैं फ्रेंड्स चाहूंगा कि आप इसको भी नोट डाउन कर ले। एंड फ्रेंड्स, आज की खास रिक्वेस्ट कि आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई मॉड्यूल, कोई नोट्स कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज मैंने जितना ये डिस्कस करवाया है वो ही आपको देख लेना है। एंड दिस इज आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेक्चर। अभी भी पार्ट ए चल रहा है, उसके बाद हम डिटेल में पार्ट बी और बाकी सारे पार्ट्स की ओर जाएंगे। सो नाउ वी सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.